आज हम चर्चा करेंगे 7वीं की कक्षा हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से 10वां अध्याय। शीर्षक है अपूर्व अनुभव। दरअसल यह कहानी जापानी लेखक तेत्सुको कुरियानागी के द्वारा लिखा गया है, जिसका कई भाषा में अनुवाद हो चुका है। और इसी कहानी का जो अनुवाद है वो हिंदी भाषा में पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा जी के द्वारा किया गया है। दरअसल यह एक संस्मरण है। जीवन में घटित जो घटनाएं हैं उस चीज़ को दर्शाना और उसको अपने रचना के माध्यम से पाठकों के बीच प्रस्तुत करना, यह संस्मरणात्मक एक विधा है। इसमें बताया गया है कि एक पाठशाला है तथा उसमें पढ़ने वाले बच्चे जो रेल के डब्बे को कक्षाएं मानते हैं, पेड़ की जो जड़ें हैं वो पाठशाला का द्वार है, और इस पेड़ पर जो शाखाएं हैं, बच्चे को उन शाखाओं के जो कोने हैं वो उनके खेलने की जगह है। जो लेखिका है तेत्सुको कुरियानागी, ये खुद उस विद्यालय की छात्रा रह चुकी हैं और उन्होंने अपने बचपन के अनुभवों को ही इस कहानी का आधार बनाया है। उन्होंने बताया कि तोमोई नामक स्थान है जहाँ हर बच्चे का अपना एक पेड़ है जिस पर वह चढ़कर अपने आसपास की दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखता है। आज भी आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पेड़ होते हैं, खास करके आम में जो मंजर लगने का समय होता है उससे कुछ दिनों पहले बच्चे जो है वो उस पेड़ की डालियों पर चढ़ते हैं, वो खेलते हैं। तो ये दृश्य आपको आज भी जो है जो ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। और कुछ बच्चे कुछ विशेष पेड़, उसकी जो शाखा है उसको अपना एक क्षेत्र मान बैठता है, अपना घर मान बैठता है, उस पर पूर्णतः उसका अधिकार होता है। कह रहा उस पेड़ को बच्चे अपना मान लेते हैं जिस पर वो चढ़कर आसपास की दुनिया को एक अलग नज़र से देखता है। जब पेड़ की टहनियों पर या ऊंचे पेड़ों पर जब बच्चे चढ़ते हैं तो दूर दूर तक के दृश्य को देखते हैं, उनका मन बड़ा प्रसन्न होता है कि हम काफ़ी ऊंचे चढ़ गए हैं। तो आज भी ग्रामीण इलाकों के बच्चों को इस तरह पेड़ पर चढ़कर खेलने का जो है अवसर मिलता है। इस कहानी में तोते चान नाम की एक लड़की है जिसका एक मित्र है, लड़का है वो यासुकी चान, जो बचपन से ही वो पोलियो से ग्रस्त है। एक पैर में पोलिया हो जाने के कारण वह ढंग से चल नहीं पाता है।
पोलियो से ग्रसित होने के कारण ठीक से चल फिर नहीं पाता है, लेकिन तोते चान को लगता है कि यासुकी चान को भी उस पेड़ पर चढ़कर जो दृश्य है, जो दूसरे बच्चे उस दृश्य का आनंद उठाते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं, यह भी उस दृश्य को देखे। या उसकी एक दिल ख्वाहिश होती है, एक मनसा होती है, उसकी एक तमन्ना होती है। जिस बच्चे के लिए चलना फिरना भी दुश्वार हो, आप सोच सकते हैं कि उसके लिए पेड़ पर चढ़ना एक विचार करने वाली बात होगी। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि नामुमकिन है। लेकिन तोते चान उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। वह उसको उस पेड़ पर चढ़ाने के लिए काफ़ी यत्न करती है, प्रयत्न करती है, एक योजना बनाती है। तो वह जो है सो पास के घर से एक छोटी सी सीढ़ी, जो तिपाई सीढ़ी होती है, वो लाती है और यासुकी चान की हर संभव जहाँ तक हो सकती है वह उसकी मदद करती है, ताकि वह पेड़ पर चढ़ जाए और उस पेड़ पर चढ़कर जो दृश्य है उसका आनंद ले। काफ़ी मशक्क़त मेहनत के बाद आखिर वह यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने में सफल हो जाता है। और पेड़ पर चढ़ने के बाद दोनों काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहते हैं, उस दृश्य को देखते हैं और अंदर ही अंदर वो काफ़ी खुश मिजाज होते हैं। इस दृश्य को देख कर दोनों काफ़ी आनंदित होते हैं। दरअसल जो मित्र होता है, इसमें यही दर्शाया गया कि कभी भी किसी व्यक्ति को कम आंकना नहीं चाहिए, या अगर कोई पीड़ित है तो उसकी पीड़ा को नहीं दर्शाना चाहिए। यहाँ तक कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी भलाई करनी चाहिए। अगर शारीरिक रूप से वह विकलांग है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। उसकी भी इच्छा होगी जो सामान्य बच्चे की होती है। तो अगर हम मदद करेंगे तो स्वाभाविक है कि उस बच्चे के अंदर जो वो एक निराशापन होगा वो गायब हो जाएगा और उत्साह के साथ उसका भी जीवन यापन होगा। हम देख रहे हैं कि सभागार में शिविर अर्थात एक समारोह सम्मेलन लगने के 2 दिन बाद तोते चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तोते चान के माता पिता को था, न ही यासुकी चान को। दोनों मित्र हैं, लेकिन दोनों के माता पिता को उन दोनों के मिलने का कोई आभास तक भी नहीं होता। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने का न्योता दिया। अब दरअसल देखिए, हमने पहले ही चर्चा किया है कि वो बच्चा जो जन्म से ही विकलांग है, जिसको जो बच्चा पोलियो से ग्रसित है, और उस बच्चे के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है जब उसका मित्र उसे न्योता देता है कि आओ हमारे पेड़ पर, जिस पर वो अधिकार है, उस पेड़ पर तुम चढ़ो और दृश्य का लुत्फ़ उठाओ, नज़ारा देखो, उसका आनंद लो। तो ये बात दोनों के माता पिता को पता नहीं होती है। तोमोई में हर एक बच्चा, तोमोई एक स्थान है, कह रहा यहाँ का हर बच्चा बाग के एक पेड़ को अपना खुद का चढ़ने का पेड़ मानता था। तोते चान का पेड़ मैदान में बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते हैं। स्वाभाविक है, जब पेड़ बड़े होंगे, मोटे होंगे तो सामान्य स्थिति में हम उस पर चढ़ नहीं सकते हैं। उसके चढ़ने के लिए हमें किसी चीज़ के सहारे की आवश्यकता है, या कोई व्यक्ति अगर हमें धकेल कर चढ़ाए तो हम चढ़ सकते हैं। पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा अर्थात पेड़ से निकली हुई जो टहनियाँ होती हैं, दरअसल उसे उस टहनी के बाद फिर एक टहनी निकली होती है, जहाँ पे हम देख सकते हैं जो गुर्देल भी आकार का हम देख सकते हैं। जो भी आकार का जो है जो दृश्य होता है, एक ही टहनी से एक और शाखा निकल के जिसके सहारे हम बैठ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो दरअसल वो दो शाखाओं का जो मेल है। हाँ, बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह।
ऐसा लगता है कि वहाँ बैठकर हम आनंद उठा सकते हैं, एक झूला के समान। जिस प्रकार हम झूले पर बैठकर आनंद लेते हैं, ठीक उसी प्रकार पेड़ की उस शाखा पर चढ़ के बच्चे बैठते हैं और वहाँ जो है सो शीतल हवाएं चलती है। बच्चे जो है उस हवाओं में जो पेड़ की जो डालियाँ हिलती हैं और उसे उस झूले का आनंद मिलता है। तोते चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद सीढ़ी चढ़ी मिलती। वो हमेशा, चूँकि बच्चों का ये होता था कि जैसे ही जो है सो टिफ़िन का समय होता है, लंच का टाइम होता है, तो बहुत सारे बच्चे अपना लंच करते हैं, बहुत बच्चे जो है सो खेलने में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो ये जो लड़की है वो दरअसल उसके बाद, खाने के बाद जो है वो उस ऊपर में चढ़ी मिलती थी। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। वहाँ से काफ़ी लंबा जो है सो दृश्य देखा जा सकता था। चूँकि पेड़ जो काफ़ी ऊंचा था और ऊंचाई के कारण हम लंबे दूरी तक लोगों को देख सकते थे, पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। प्रत्येक बच्चा एक खास पेड़ को, किसी एक पेड़ को वह अपनी संपत्ति मानता था। उस पेड़ पर किसी को चढ़ने का अधिकार नहीं होता था। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले शिष्टता से पूछा जाता कि माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? ऐसा लगता था जैसे कि एक किसी के घर में हम जब प्रवेश करते हैं तो उनसे आज्ञा लेनी पड़ती है, परमिशन लेना पड़ता है। अगर उसकी इच्छा हो, आदेश हो, तब हम उसके घर में प्रवेश कर सकते। ठीक है, ऐसा ही कुछ नज़ारा है। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता और न चढ़ पाने के कारण ही वह किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति नहीं मानता था। अतः तोते चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, अगर वो इस बात को सुनते तो उन्हें डांट पड़ती, क्योंकि एक तो पोलियो से ग्रस्त और दूसरा उसको पेट पर चढ़ाने की कोशिश। तो हो सकता है कि कहीं पैर से फिसल जाए या फिर शारीरिक संतुलन खो पाने के कारण जो है सो दुर्घटना घट सकती है। इसलिए बड़ों से ये बात जो है सो छुपाई जा रही थी। घर से निकलते समय तोते चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेनचोफू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। दरअसल हम यह अनुभव कर सकते हैं कि जब हम झूठ बोल रहे होते हैं तो हम अपने माता पिता, अभिभावक या घर के किसी भी अन्य व्यक्ति से भी हम नज़र में नज़र मिलाकर बात नहीं करते। यह दरअसल जो हमारे अंदर का एक विश्वास होता है वो जताता है कि हमारे अंदर कितना विश्वास है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे अंदर विश्वास नहीं, अर्थात हमारे अंदर जो है वो दृढ़ता नहीं, हम सत्य नहीं हैं, हम कहीं ना कहीं झूठे हैं, हम कुछ छिपा रहे हैं। लेकिन अगर हम सत्य हैं, जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, कहीं से भी कोई बनावटीपन नहीं है, तो हम दूसरे को देख सकते हैं, आँखों में आँख डाल सकते हैं। वह अपनी नज़रों जूते के फीते पर ही गड़ाई रही। रॉकी उससे पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसने सच बताए बिना तोते चान से रहा नहीं गया। अब सोचा कि नहीं, बता दिया जाए। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। ये बात अब जो है तोते चान उसको बता देती। जब तोते चान स्कूल पहुँचती तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। रेल पर चढ़ने का जो पास होता, टिकट होता है, यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। सारे बच्चे घर चले गए थे। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। लड़का 1 वर्ष बड़ा था जो पोलियो से ग्रस्त है, पर तोते चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे कि
जैसे यासुकी चान ने तोते चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसको विश्वास हुआ कि हमें जिसने बुलाया है या जिसने हमें अवसर दिया कि अपने पेड़ पर चढ़ने का, तो उसे देखकर उसके मन का जो विश्वास है वो बढ़ा, उत्साह जगा और वह पैर घसीटता हुआ आगे बढ़ता है। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैलाए हुए थे। चूँकि शारीरिक संतुलन बनाने के लिए वह हाथ को कभी दाएं कभी बाएं करता। तोते चान उत्तेजित थी, काफ़ी उत्साहित थी वो लड़की जो उसको अपने पेड़ पर चढ़ाने, चूँकि उसे भी एक आनंद मिलने वाला था कि अगर किसी की हम भलाई करते हैं तो उसकी दृष्टि में वो दृश्य क्या होता है, वह देखना चाहती थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी नहीं पता। भेद अर्थात रहस्य, जो छिपी हुई बात है, जो किसी को पता नहीं है, गुप्त बातें किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठिया कर अर्थात जोर से हंसना, ठिठियाना अर्थात जोर से ठहाके मारकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। दोनों एक दूसरे को देखकर, और ये भाव जो दोनों के मन में उत्पन्न होता है, इसके कारण दोनों काफ़ी प्रसन्न हैं और जोर जोर से ठहाके लगाकर दोनों हंस रहे हैं। तोते चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। ये दरअसल ऐसा इसलिए करते हैं कि वो वहाँ जाके कह रहे हैं कि जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था। ये सारी बातें उन लोगों ने रात में ही योजना बनाई थी कि हमें वहाँ जाकर करना क्या है, किस तरह हम पेड़ पर चढ़ेंगे। तो सारी की सारी तैयारियां उन्होंने पहले ही की हुई थी। अब क्या करते हैं वो वहाँ चौकीदार के यहाँ जाकर कह रहे कि वहाँ से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। वहाँ जो सीढ़ी थी उसके सहारे से, जिसके सहारे से वह पेड़ पर चढ़ जाए, वो सीढ़ी वहाँ से लाती है। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह दुशाखा तक पहुँचा जा सके। आप देख सकते हैं दुशाखा, जहाँ दो पेड़ से निकलने वाली टहनियाँ जो हैं, उससे फिर एक टहनियाँ निकलती हैं ताकि जिसके सहारे से हम आराम से बैठ सकें। तो ये सीढ़ी वहाँ तक लगाया जहाँ तक दुशाखा हो, ताकि पहुंचकर हम उस दूसरे शाखा को आराम से पकड़ के बैठ सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। अब चूँकि वो पहले चढ़ गई और सीढ़ी को पकड़ के जो यासुकी चान है उसको कह रही है कि अब तुम सीढ़ी को पकड़ के और ऊपर आ जाओ, प्रयास करो, जोड़ लगाओ। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि पहले सीढ़ी पर भी बिना सहारे वह चढ़ नहीं पा रहा था। इस पर तोते चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, अर्थात धक्का देने लगी। एक मदद करती है हाथ से या शरीर के किसी अंग के सहारे, वह उस जो विकलांग है उसका मित्र, उसको वो धक्का दे रही है, ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रही है। पर तोते चान थी छोटी और नाजुक सी, क्योंकि लड़की है, छोटी है, तो उससे जितना प्रयास बन पाता उन्होंने किया। एक मित्रवत भाव है उसके अंदर, ताकि इतना वो प्रयास कर रही है। इससे अधिक सहायता क्या करती? यासुकी चान ने अपने पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। चूँकि जो बच्चे के अंदर जो उत्साह थी, जिस एक योजना के तहत वो दोनों आए थे, तो उसको यासुकी चान को ऐसा लगता है कि संभव नहीं है कि हम उस सीढ़ी के सहारे पेट पर चढ़े और जो आनंद हम लोग अनुभव कर रहे थे उस आनंद को हम लोग भोगें। तो उसके कारण वो बेचारा निराश हो जाता है। तोते चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। उसको लगता था कि नहीं, हम सीढ़ी लाएंगे, कुर्सी लगाएंगे, सीढ़ी के सहारे फिर पेड़ पर चढ़ेंगे और उसके बाद जो है सो यासुकी चान को हम पेड़ पर चढ़ाकर वहाँ का दृश्य दिखलाएंगे। ये दरअसल एक विचार था उसका, एक योजना थी। लेकिन अब उसको जो यह कार्य करना पड़ता है तब पता चलता है कि नहीं, किसी चीज़ को कहने और करने में कितना फ़र्क होता है, अंतर होता है। दरअसल करने के बाद पता चलता है, तो कितना कठिन है वो उसको अब पता चल रहा है। अब क्या करे? तो यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी, बड़ी इच्छा थी कि उसका मित्र जो है उसके पेड़ पर चढ़े और आम बच्चों की तरह उस पेड़ पर चढ़कर वहाँ के दृश्य का आनंद ले। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था, वह लड़का भी चाहता था कि नहीं, मैं भी चढ़ूँ,
काफ़ी प्रसन्न था वह, लालसा थी उसके मन में, जिज्ञासा थी, उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोते चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरा, चूँकि जब कोई बच्चा नाराज़ हो जाता है, जो इच्छाएं हैं उनकी, जो लक्ष्य है, अगर वह उससे दूर हो जाता है तो उसको मनाने के लिए, फुसलाने के लिए माता पिता उसे हंसाते हैं, तरह तरह के दूसरे कुछ नौटंकी, एक प्रकार का नाटक करते हैं ताकि बच्चा हंसे। तो वही काम उसका जो मित्र है, उसकी जो मित्र है वो कर रही है। हाँ, ठहरो, एक बात सूझी। फिर एक चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट करके, चूँकि वहाँ वह दूसरा कोई जो है सो सहारा खोजने के लिए जा रही है, और देखने लगती है कि आखिर उसे एक तिपाई सी सीढ़ी मिल जाती है। तिपाई जिसके 3 पैर, आप देख सकते हैं कि उसके सहारे से वो फिर चढ़ाने का प्रयास कर रही है। कह रही कि मिली, जिसे थामे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी कि उसके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई। वो खुद ही सोच में पड़ गई। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी विशाखा तक पहुँच रही थी, जहाँ उसको पहुँचना था, आसानी से जिस बच्चे को पहुँचना था वहाँ तक वह सीढ़ी पे पहुँच रही थी। कह रहा, देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। ऐसा लगता है कि जैसे वह उसकी बड़ी बहन हो और एक विश्वास दिलाती है कि डरो मत, मैं हूँ, अर्थात मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। उस यासुकी चान को इस तरह वह इस भाव में वह कहती है ताकि उसको लगे कि नहीं, तुम्हारे पीछे कोई है, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे कि हमारे घर की कोई अभिभावक हो। यहाँ बड़ी दीदी का भाव सा उसके मन में उत्पन्न हुआ है। यह डगमगाएगी नहीं, उसको विश्वास दिलाती कि डगमगाएगी नहीं, घबराने की बात नहीं है, तुम आराम से चढ़ो। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोते चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उस दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था। जो सूरज की रोशनी थी सीधे पड़ रही थी, उसके कारण भी वो लोग परेशान और काफ़ी पसीने थे, तरबतर थे, और दूसरी की परिश्रम कर रहे थे। पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर पहुंचने में रमा था। दोनों परिश्रम कर रहे हैं, काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं, पसीने से तरबतर हैं, लेकिन दोनों का ध्यान केवल यही था कि वह उस शाखा तक पहुँचे जहाँ से वो दृश्य देखा जा सके। तोते चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसे पिछले हिस्से को भी स्थिर करती थी। उसका जो शरीर का जो पिछला भाग है उसका संतुलन बनाने के लिए वह अपने माथे का उपयोग करती है, उसको सहारा देती है माथे से। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ प्रयास कर रहा था, जूझ रहा था, और आखिर वह ऊपर पहुंच ही गया। अब बच्चे काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं जब किसी चीज़ को हासिल कर लेते हैं, तो प्रसन्नता से वह हुर्रे शब्द का उपयोग करते हैं। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। कब? जब तोते चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर विशाखा पर पहुंच गई, लेकिन यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ तक लाने की हर कोशिश वह नाकाम रह जाती है। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोते चान की ओर ताकने लगा। तोते चान की रुलाई छूटने को वो रोने इसलिए लगती है कि उसको लगता है कितनी परिश्रम के बाद हमारा जो मेहनत है वो सब पानी में चला जाएगा, क्योंकि सीढ़ी पर तो चल गए लेकिन सीढ़ी से अब पेड़ पर चढ़ना बड़ा दुष्कर कार्य था। इसीलिए वो दोनों के अंदर यह डर था कि हम शायद नहीं चढ़ पाएंगे। ये इसी कारण वह दोनों जो है सो उस भाव को समझते हैं, और तोते चांद जो है वो रोने रोने जैसा उसका भाव होता है उसके चेहरे बन जाते हैं। यासुकी चान को अपने वो सोच रहे कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाएं। जो भी उनके मन में एक
प्रश्न था या भावुकता थी या विचार थे कि नहीं, दूसरे बच्चे भी चढ़ते हैं, वो नज़ारा देखते हैं, हर एक बच्चे के लिए अपना एक एक पेड़ है, उसको अपनी संपत्ति मानते हैं, उस पर अपना पूर्णता अधिकार है, उस पर किसी को जाने के लिए उसे शिष्टता से बात करनी पड़ती है। तो आज हम यासुकी चान को भी यह दृश्य दिखलाएंगे, उस चीज़ का अनुभव कराएंगे कि यह पेड़ भी उसका है और इस पर पूर्णता उसका अधिकार है। ये दरअसल ये बातें थी उनके मिजाज में, पर वह रोई नहीं, थम सी गई। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा, इसीलिए वह जो है सो चुप हो जाती है, क्योंकि वही अगर हिम्मत हार बैठेगी तो ये जो एक विकलांग है वो बेचारा क्या करेगा, वो भी हताश हो जाएगा, इसीलिए वह स्वयं को रोकती है। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोते चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। अब वह अंतिम उपाय था, जो सोचती है कि क्यों न इसको खींचकर पेड़ पर लाया जाए, तो वह उसे सलाह देती है कि तुम लेट जाओ, इसके लेटने से हम तुम्हें आराम से खींच सकते हैं। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोते चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देख लेता तो वह ज़रूर डर के मारे चीख उठता। कैसा यह दृश्य है, हो सकता है इस बच्चे जो एक दूसरे को खींच रहे हैं वह गिर भी सकते हैं, तो ये दृश्य को देखकर जो कोई दूसरे अन्य लोग हैं वो डर जाते। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चान को तोते चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। एक दूसरे को दोनों पर बड़ा भरोसा है। यासुकी चान को लगता है कि नहीं, तोते चान हमें खींच लेगी, हमें गिरने नहीं देगी और पेड़ पर चढ़ा देगी, और इधर जो तोते चान है वो स्वयं इस बात को समझती है कि हम जो ये भार है हमारे ऊपर, जो दायित्व है वो हम भली भांति निभा रहे हैं। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगती है। बादल का एक बड़ा सा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उसे कड़कती धूप से बचा रहा है। अब देखिए दृश्य कैसा प्राकृतिक का जो दृश्य है कि एक तरफ तो धूप है, लेकिन बच्चे की इस लगन को देखकर, इस परिश्रम को देखकर, एकाग्रता को देखकर प्रकृति भी उसके प्रति जो है थोड़ी नम्र हो जा रही है, और बादल की जो घटाएं हैं, जो छाया है, वह उस धूप को छाते की तरह रोकने का प्रयास करती है, रोकती है, और उस बच्चे को थोड़ी बच्चे को आराम देती है। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की तो शाखा पर थे। पसीने से तरबतर, पसीने में डूब जाना, भीग जाना, पूरे शरीर जो है तो पसीना से भीग जाना। तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोते चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। अब बड़ी खुशी हुई दोनों को। सबसे ज़्यादा खुशी हुई तोते चान को, जो उसने मन में ठाना था उन्होंने वह किया, और ठीक वैसा ही आनंद, वैसी ही खुशी यासुकी चान को भी हुआ, जो कभी कल्पना नहीं कर सकता था, सोच नहीं सकता था। आज जो है उसकी इच्छा पूरी हो गई, इसीलिए दोनों काफ़ी अंदर ही अंदर काफ़ी प्रसन्न हैं, एक दूसरे का वो आभार प्रकट कर रहे हैं, और जो है जिसका पेड़ है वो अपने मित्र यासुकी चान का स्वागत कर रही है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दरअसल उसको यह बताया गया था, और उसको यह पहले से भी पता था कि किसी भी बच्चे के पेड़ पर जाने से पहले एक शिष्टता के साथ उसे बड़ी आदर सूचक शब्दों के साथ उससे आदेश लिया जाता है। उसकी इच्छा अनुसार ही हम उसके पेड़ पर अर्थात उसके घर में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो ठीक वही प्रक्रिया जो
यासुकी चान भी अपना रहा है और वह जो है सिर झुका के अदब से उससे बातें करता है, पूछता है, इच्छा जाहिर करता है। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी। स्वाभाविक है, जो विकलांग है, जिसे चलना नहीं आता ढंग से, अगर वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरह कल्पना करे कि काश मैं भी किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ के वहाँ से दृश्य देखूं, तो ये कल्पना मात्र है, दरअसल यथार्थ नहीं हो सकता। सच्चाई जो है वो सत्य को नहीं भोग सकता, लेकिन ये सत्य जो है, इस सत्य का उसने आनंद भी उठाया है, यथार्थ को उसने जिया है। तो ये उसके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना थी, एक बहुत अच्छी पहल थी जो कभी भी उसने सोचा ही नहीं था। तो इसलिए वह दुनिया की एक नई झलक देख रहे हैं जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, उसको ऐसा लगा। यासुकी चान चूँकि विकलांग थे, कभी चढ़ नहीं पाया था, तो चढ़ने के बाद उसको लगता है कि नहीं, कितने परिश्रम के बाद जो है पेड़ पर चढ़ा जाता है, और पेड़ पर चढ़ने का जो सुख है, उस पर चढ़कर जो देखने का जो आनंद है, प्रकृति के चारों तरफ का जो लुत्फ़ है, जो नज़ारा है, वो अलग ही बात होती है। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। अब चूँकि दोनों मस्त मगन हैं, तो एक दूसरे की जो बात है वो कर रहे हैं। बात जो है कोई विशेष है नहीं, लेकिन आपसी जो खुशी है उसको वो जाहिर कर रहे हैं इधर उधर की बातें करके। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। चीज़ दरअसल एक वस्तु, ये कहती है कि एक वस्तु ऐसा है जिसको टेलीविज़न कहा जाता है। और उस टेलीविज़न की उपयोगिता क्या है, तो यासुकी चान उमंग से भरा बात बता रहा है। यासुकी चान को इस बात का पता है और यही बता रहा है। कह रहा है कि वह कहती है, अर्थात दीदी कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम सब घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। दरअसल एक ऐसी चीज़, एक ऐसा वस्तु जिसको टेलीविज़न कहा जाता है, उस टेलीविज़न के सहायता से उसकी दीदी का कथन है कि अगर वह जापान में आ जाए, उस समय जापान में यह टेलीविज़न का आविष्कार नहीं था, तो अगर टेलीविज़न जापान में आ जाए तो जो हम लोग कुश्ती देखने जाते हैं, जो दृश्य का जो है लुत्फ़ उठाने जाते हैं, जिसको हम लाइव कहते हैं, तो दरअसल हमें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम उसको इस टेलीविज़न पर ही देख लेंगे। तो वो दृश्य क्या है, तो वो है सुमो पहलवान। दरअसल सुमो पहलवान, जो पहलवान जापान के होते हैं, और जापानी पहलवान जो होते हैं उसको सुमो पहलवान कहा गया, और वहाँ की जो कुश्ती होती है वहाँ को उसे सुमो कुश्ती कहा जाता है। अब प्रश्न बनता है कि वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। यासुकी चान की जो दीदी है वो कहती है टेलीविज़न कैसा होता है, तो एक डिब्बे जैसा होता है। अब यहाँ प्रश्न है, चूँकि बच्चा है तो प्रश्न बनता है कि ठीक है डिब्बे जैसा होता है, लेकिन उतना विशालकाय जो शरीर होता है सुमो पहलवान का, तोते चान उस समय यह तो नहीं समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने में क्या अर्थ होंगे, उसका क्या फ़ायदा है, क्या आनंद है। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएगी। अब तोते चान के मन में यह प्रश्न उठता है कि दरअसल इतना बड़ा जो शरीर होता है उस पहलवान का, सुमो पहलवान का, जो जापानी पहलवान होते, इतने विशाल भीमकाय शरीर होता है, तो उतने मोटे, उतने हट्टे कट्टे लंबे तगड़े जो पहलवान है, छोटे से डब्बे में भला कैसे समाएगा। तो ये दृश्य इससे पहले का अनुभव नहीं था, इस दृश्य को कभी उन्होंने देखा नहीं था, इसीलिए बच्चे हैं और कल्पना करते हैं। यह होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठता है। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। ये जो दृश्य जो यासुकी चान के द्वारा जो बताया जा रहा था, तो ये बातें बड़ी अच्छी लगती है। काफ़ी जो है सो उसका मन लुभता है कि काश अगर वो डब्बा आ जाए, टेलीविज़न आ जाए, तो हम भी उसके भीतर देखें कि कैसे इतने बड़े बड़े पहलवान समा जाते हैं।
उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोते चान को उसके बारे में बताया था। दरअसल उसकी जानकारी किसी को नहीं थी, ये दोनों मित्र ने एक दूसरे को बताया। इसी से इसकी जो है सो जानकारी बढ़ी और अंदर से और भी ये जिज्ञासा बढ़ने लगी। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे हैं प्रकृति में जब वो रहते हैं तो प्रकृति को भी बच्चे से आलिंगन करके बड़ा आनंद होता है। तो जब तक पेड़, ऐसा कहा जाता है कि पेड़ की डालियों पर अगर बच्चे खेलते हैं तो जो शाखाएं हैं बड़ी हरी भरी रहती है, बड़ा प्रसन्नचित्त रहता है वहाँ का जो दृश्य है। तो जब तक बच्चे पेड़ पर नहीं थे, उसकी शाखाओं पर नहीं चढ़े थे, तो पेड़ जो है सो सामान्य रूप से सामान्य स्थिति में था। और जैसे ही बच्चे उस पर चढ़ते हैं तो पेड़ भी ऐसा लगता है कि वो झूमने लगता है। पेड़ मानो गीत गा रहे हैं और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। यह मौका उसके जीवन में कभी आने वाला नहीं था और शायद कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं था जो उसको इस चीज़ का अवसर प्रदान करता, और नहीं किया था सिवाय इस तोते चान की। इसीलिए इस घटना को कहा गया है कि यह जो है एक ऐसी घटना है कि इसके जीवन में घटी, पहली बार घटी और अंतिम बार, जो दोबारा शायद अब कभी मिलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा इस शीर्षक से कि कैसे एक लाचार, मजबूर, बेसहारा और अपाहिज व्यक्ति को जो एक अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं, उसके एक जो मित्र हैं, किस प्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने कठिन परिश्रम से, कठिन प्रयास से जो उसकी छोटी सी मनसा होती है, जो सामान्य आम बच्चों की होती है, उस मनसा को कैसे उन्होंने पूरा किया है। और खुद जिस खुशी का वह आनंद उठा रहा था, खुशी को जब वो भोग रहा था, ठीक उसी खुशी को दूसरे के पास परोसने का भी कार्य इसमें किया गया है। तो हमें सदैव यह सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर लाचार है, मजबूर है, खुद उसके पास यह साधन सुविधा नहीं है, तो हमें उसकी कुछ हद तक मदद करनी चाहिए और उसे भी ये जो प्राकृतिक और सांसारिक जो सुख है उसके लायक उसे बनाना चाहिए, ताकि उसे यह कभी खले नहीं, यह कभी कमी ना महसूस हो कि अन्य लोगों की भांति उसने उस जीवन को नहीं जिया।